वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉइल। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच के अंदर हमने देखा कि बॉडी के अंदर, सॉइल के अंदर किस तरह से पीएच का इंपॉर्टेंस रहता है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं और उसके एग्जांपल्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा था। उसके अंदर देखा था एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें सॉल्ट एंड वाटर ऑब्टेन होता है, और जब सॉल्ट एंड वाटर ऑब्टेन होता है उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर ऑब्टेन होता है, और सॉल्ट एंड वाटर जब ऑब्टेन होता है उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, यानी कि जब एसिड एंड बेस के बीच जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर ऑब्टेन होता है। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट एंड वाटर ऑब्टेन होता है, उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमारा है एसिड और बेस के बीच में होता है, एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर ऑब्टेन होता है। जो वर्ड इक्वेशन है हमारा बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि एसिड एंड बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं यहाँ पर सॉल्ट और वाटर ऑब्टेन होता है, उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज इवॉल्व्ड। स्टूडेंट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जब एनर्जी इवॉल्व होती है, एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन इस तरह की, इन रिएक्शन जब हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, उसे ही हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी कि फॉर्म ऑफ हीट होता है, वो फॉर्म होता है, यानी कि एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, और हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि हीट जब रिलीज होती है, इवॉल्व होती है, उसे हम बोलते थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पर हमें एग्जांपल मांगा गया है, क्वेश्चन के अंदर पूछा है गिव टू एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पर फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर ऑब्टेन होता है। यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर सॉल्ट जो है हमारा वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर हमें ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर आपने देखा जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पर जो बेस होता है वाटर के अंदर OH- रिलीज करता है, और हमारा एसिड होता है H+ आयन रिलीज करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेस और एसिड जब दोनों रिएक्ट करते हैं यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन होता है, उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यहाँ पर एग्जांपल कंप्लीट हुआ। देन ड्यूरिंग इनडाइजेशन, पीएच के इंपॉर्टेंस में देखा कि स्टमक के अंदर जब डाइजेशन स्टार्ट होता है तो डाइजेशन स्टार्ट होता है तब HCl प्रोड्यूस होता है जो बॉडी को, यानी कि स्टमक को हार्म किए बिना वो यहाँ पर रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर जो होता है उस रिएक्शन के अंदर अगर HCl ज्यादा एक्सेस हो गया, ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग इनडाइजेशन कॉज ड्यू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। अगर बॉडी के अंदर HCl जो प्रोड्यूस होता है वो ज्यादा मात्रा में, यानी कि एक्सेस प्रोड्यूस हो जाता है, तब हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो एसिडिटी का जब प्रॉब्लम होता है तो वी टेक एन एंटासिड। आपको मैंने लास्ट टॉपिक के अंदर बताया था एंटासिड किसे बोलते हैं, जो एसिडिटी के सामने हमें प्रिवेंट करता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, उसे ही हम बोलते हैं एंटासिड।
एंटासिड के अंदर हमने देखा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसे बोलते थे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो ड्यूरिंग इंडाइजेशन caused due to production of excess of hydrochloric acid in the stomach, we taken an antacid generally milk of magnesia हम यहाँ पर लेते हैं, जो एसिडिटी के सामने हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पर which is basic in nature, जो यहाँ HCl जो हमारा एसिड है उसके सामने हम बेस लेते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देता है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रलाइज होने के कारण यहाँ पर हमें रिलीफ मिलती है, एसिडिटी से यहाँ पर हमें रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पर लिखा है which is basic in nature, the antacid neutralizes the excess of acids and gives relief from indigestion। यहाँ पर indigestion होने के कारण एसिडिटी जो होता है, एसिडिटी होने के कारण हम एंटासिड यूज करते हैं, और एंटासिड जब यूज करते हैं तो यहाँ पर जो एसिडिटी का हमें प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होने के कारण यहाँ पर हम रिलीफ हमें मिलता है एसिडिटी से, और एसिडिटी के सामने जो हम सब्सटेंस, बेसिक सब्सटेंस यूज करते हैं उसे ही हम बोलते हैं एंटासिड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, मैंने लिखा है ड्यूरिंग इंडाइजेशन caused due to the production of excess of hydrochloric acid in the stomach, जब स्टमक के अंदर excess of HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑब्टेन होता है, प्रोड्यूस होता है, तो उसे यहाँ पर स्टॉप करने के लिए, रिलीव करने के लिए हम यहाँ पर एंटासिड लेते हैं, और एंटासिड जो है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। तो स्टूडेंट यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमने देखा during indigestion caused due to the production of excess of hydrochloric acid in stomach, we taken antacid, यानी कि यहाँ पर जब इंडाइजेशन की वजह से एसिडिटी होता है तो एसिडिटी के सामने हम यहाँ पर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रलाइज करने से यहाँ पर हमें रिलीफ मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि MgOH ट्वाइस जो बेस है हमारा, यहाँ पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हमें मिलता है MgOH ट्वाइस, यहाँ पर MgCl2 प्लस यहाँ पर वाटर ऑब्टेन होता है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर HCl के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर हमें सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल देखे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर ऑब्टेन होता है। यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन होता है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम किसे बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर ऑब्टेन होता है। सॉल्ट और वाटर जब ऑब्टेन होता है तो हीट जो होता है वो इवॉल्व होता है, रिलीज होता है, उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट यहाँ पर हीट इवॉल्व होता है, और हीट जब इवॉल्व होता है, रिलीज होता है, उसे ही हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था। देन यहाँ पर हमने दूसरा एग्जांपल देखा इंडाइजेशन, यानी कि स्टमक के अंदर जब HCl प्रोड्यूस होता है, और HCl जब प्रोड्यूस होता है इंडाइजेशन की वजह से यहाँ पर ज्यादा मात्रा में HCl प्रोड्यूस होता है। जब HCl प्रोड्यूस होता है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिक सब्सटेंस को यूज करते हैं, और जो बेसिक सब्सटेंस है हमारा वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा वो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर हमें यहाँ पर ऑब्टेन होता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो ड्यूरिंग इंडाइजेशन caused due to the production of excess of hydrochloric acid in the stomach, we taken an antacid generally milk of magnesia which is basic in nature. The antacid neutralize the excess of acid and gives relief from indigestion, यानी कि एसिडिटी के सामने यहाँ पर हमें रिलीफ मिलता है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमने दो एग्जांपल देखे। फर्स्ट एग्जांपल देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर ऑब्टेन होता है। उसी तरह यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है हमारा बेसिक सब्सटेंस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यहाँ पर न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जब बॉडी के अंदर इनडाइजेशन की वजह से हमें प्रॉब्लम होता है, इरिटेशन होता है, पेन होता है, उसी समय हम बेसिक सब्सटेंस यूज करते हैं। जो बेसिक सब्सटेंस है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसको ही हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH ट्वाइस। और MgOH ट्वाइस यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करने के कारण हमें यहाँ पेन और इरिटेशन से रिलीफ मिलता है। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसके दोनों एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से देख लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ओके बच्चों, यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, बाय। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस्ड सॉल्ट के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के अंदर लिखा है व्हाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। क्यों हम यहाँ पर जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं लाइक कर्ड और सॉर सब्सटेंसेस होते हैं, एसिडिक सब्सटेंस को हम यहाँ पर ब्रास एंड कॉपर के अंदर यानी कि ब्रास और कॉपर के जो वेसल्स होते हैं उसके अंदर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट के जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर ऑब्टेन होता है। और सॉल्ट जब हाइड्रोजन गैस यहाँ पर हमें ऑब्टेन होता है तो स्टूडेंट यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो होता है वो हमें यहाँ पर हार्म करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए एसिडिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको मेटल के अंदर हम नहीं रख सकते। यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर से एक बार मैं क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ूंगा। Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? आंसर यहाँ पर है कर्ड एंड अदर sour substances are acidic in nature। जो कर्ड है हमारा और अदर सब्सटेंसेस है लाइक एसिडिक सब्सटेंसेस यहाँ पर होते हैं, वो यहाँ पर एसिडिक होते हैं। एसिडिक होने के कारण वो यहाँ पर रिएक्ट करके एसिड यहाँ पर मेटल के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है उसके कारण हमें यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, हमें हार्म करता है। और हार्म करता है इसीलिए हमें एसिडिक सब्सटेंसेस को यहाँ पर जो हमारे सब्सटेंसेस है उसको यहाँ पर ब्रास एंड कॉपर के वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कर्ड एंड अदर सॉर सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर when they are kept in brass and copper vessels। अगर हम उसको ब्रास और कॉपर वेसल्स के अंदर रखेंगे the metal react with the acid to liberate hydrogen gas। यानी कि आपने वर्ड फार्मूला के अंदर देखा था जब यहाँ पर जो हमारा एसिडिक है वो यहाँ पर मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ पर हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। और हार्म करने के कारण हम एसिडिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको यहाँ पर ब्रास और कॉपर के वेसल्स में नहीं रख सकते। तो द एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड हार्मफुल प्रोडक्ट्स thereby spoiling the food। यानी कि यहाँ पर फूड को स्पॉइल कर देते हैं और स्पॉइलिंग फूड करते हैं, इसलिए हम वो फूड खा नहीं सकते। दैट्स व्हाई यहाँ पर हम ब्रास एंड कॉपर जो वेसल्स होते हैं, ब्रास और कॉपर के बने जो वेसल्स होते हैं उसके अंदर हम यहाँ पर एसिडिक सब्सटेंस को नहीं रख सकते। क्योंकि आपने देखा है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है यहाँ पर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होता है। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिया है जिंक। जिंक जो हमारा मेटल है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है यहाँ पर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो ब्रास एंड कॉपर के सब्सटेंसेस जो होते हैं उसके अंदर जो वेसल्स बने हुए होते हैं उनके अंदर हम यहाँ पर जो एसिडिक सब्सटेंसेस है लाइक कर्ड और सॉर सब्सटेंसेस उसको उसके अंदर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जब यहाँ पर वो फूड रखने से यहाँ पर मेटल जो होती है एसिड के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट यहाँ पर रिलीज होता है। हाइड्रोजन गैस जो होता है यहाँ पर फूड को स्पॉइल करता है। फूड को स्पॉइल करने की वजह से हम वो फूड नहीं खा सकते। अगर हम वो फूड
खाते हैं तो यहाँ पर हमें हार्म होता है। हार्मफुल होने के कारण यहाँ पर जो एसिडिक सब्सटेंसेस है उसे हम कॉपर एंड ब्रास जो हमारा मेटल है, मेटल के अंदर हम यहाँ पर नहीं रख सकते। अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होने के कारण यहाँ पर जो फूड होता है हमारा स्पॉइल हो जाता है, हमें नुकसान करता है। उसीलिए हम यहाँ पर मेटल के अंदर एसिडिक सब्सटेंस को नहीं रख सकते। तो स्टूडेंट फिर से एक बार यहाँ पर हम देखेंगे why should curd and salt substances not be kept in brass and copper vessels? Curd and other salt substances are acidic in nature. When they are kept in brass and copper vessels, the metal reacts with the acid to liberate hydrogen gas and harmful products, thereby spoiling the food. यहाँ पर आप वर्ड इक्वेशन देख सकते हो, मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि जो यहाँ पर जो हमारे सब्सटेंसेस है, एसिडिक सब्सटेंसेस है, उसको हम यहाँ पर मेटल के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि जब मेटल के अंदर रखेंगे वो रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने के कारण हमारा जो फूड होता है वो यहाँ पर सॉइल होता है, स्पॉइलिंग करता है फूड को, और फूड को जब स्पॉइलिंग करता है तो वो हमें नुकसान करता है। इसीलिए हम एसिडिक सब्सटेंसेस को यहाँ पर हम मेटल यानी कि मेटल के बने हुए जो सब्सटेंसेस होते हैं लाइक यहाँ पर ब्रास एंड कॉपर उसके अंदर नहीं रख सकते। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आंसर को पढ़ लीजिए और अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से उसे कंप्लीट कीजिए। ओके बच्चों, गुड बाय।